हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। मैं जतिन आपका स्वागत करता हूं केमगीक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर विद डाइपोल मोमेंट एंड सम अदर टॉपिक्स। तो अपना कॉपी पेन निकालिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था विद बॉन्ड पेयर ओनली, आज मैं लेके आया हूं विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, दोनों हैं। तो शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट से इनकी शेप क्या होगी। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या पढ़ेंगे? और हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। और क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे फजान्स रूल। फजान्स रूल में क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। समझ में आई बात? ये सारी चीजें आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। जुड़े रहिए, अपनी कॉपी पे निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए सुंदर सुंदर, और सारी की सारी कहानियां आपको क्लियर हो जाएंगी। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको नीट में अच्छी रैंक लानी है, इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट आपको एग्जाम में लगाने हैं। बस जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। मैं यहां से ये हेडिंग हटा रहा हूं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर प्लस थोड़ा सा नीचे शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्या है मॉलिक्यूल के अंदर? लोन पेयर भी है, और क्या है? बॉन्ड पेयर भी है। अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं तो मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी? इफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ आर प्रेजेंट। हम यहां पे क्या डिस्कस करेंगे? शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की शेप और हाइब्रिडाइजेशन हम यहां पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल ऐसा कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मॉलिक्यूल यहां पे हम क्या लेंगे? सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लेंगे NH3। क्या लेंगे? पहला मॉलिक्यूल जो हम लेंगे वो है NH3। NH3 की शेप देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। NH3 का क्या फंडा है ये हम अभी के अभी यहां पे देख लेंगे। N की सेंट्रल एटम कौन सा? N की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमको क्या पता चलना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड होती है, पता है आपको। क्लियर है बात? अब NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट। अब ये किस में आएगा? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p कितनी? एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा ये, इसकी यही रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब क्या होगा? ये s, एक s और 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करके क्या बना लेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वैसे तो यहां पे एक्साइटेड स्टेट आनी चाहिए थी, बट क्या होता है 2p3, मैंने आपको इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया था कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आता तो क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन s से उठ करके p में जाना पड़ता, बट p पहले ही स्टेबल है हाफ फील्ड, तो p यहां से एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसीलिए एक्साइटेड स्टेट सेम होगी ग्राउंड स्टेट के जैसे। और क्या होगा? 2s2 और 2p3, तीन ऑर्बिटल p के, एक ऑर्बिटल p s का
क्या करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। अब आप देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से क्या है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 ये एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ पा रहे हो कैसे रेंज है ये रेंज है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से रेंज है, sp3 ऐसे ही रेंज होते हैं। अब क्या है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर लेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या है, 1s हाइब्रिड और 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर था, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर है, बॉन्ड बना लेगा, ओवरलैप कर लेगा, और क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बच गया, खाली बच गया। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज एम्प्टी, एम्प्टी नहीं सॉरी, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स अ लोन पेयर। ये क्या हो गया, दिस इज अ लोन पेयर, लोन पेयर। क्या ये बात आपको क्लियर है, ये लोन पेयर है, ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। अब क्या होगा, अब इसको हम कैसे देखेंगे, अब इसको कैसे दर्शाएंगे, मैं इधर दर्शा रहा हूं, अब देखना, एन एच बॉन्ड पेयर, एन एच बॉन्ड पेयर, एन एच बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर। क्या ये बात समझ में आई, 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर थे, ये क्या है, एक लोन पेयर था। क्लियर है, ये होगी क्या, शेप। अब आप एक बात बताओ, जब नॉर्मल टेट्राहेड्रल था, नॉर्मल टेट्राहेड्रल, ये क्या अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। जब नॉर्मल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जब कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, जब कोई लोन पेयर नहीं था, सिर्फ बॉन्ड पेयर थे, जब सिर्फ बॉन्ड पेयर थे, जब नॉर्मल क्या थी, टेट्राहेड्रल इसकी शेप थी, इसकी ज्योमेट्री थी, और एंगल क्या था, 109 डिग्री 28 मिनट, क्या था, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है बात। अब क्या हो गया, अब एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, और बॉन्ड पेयर रह गए 3 बॉन्ड पेयर रह गए, एक लोन पेयर रह गया। जैसे ही लोन पेयर आया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में चेंज आ गया। मैंने आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बताई थी, लोन पेयर की सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताई थी लोन पेयर की सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे ज्यादा, उससे कम सॉरी, और बॉन्ड पेयर की सबसे कम। ये मैंने आपको शायद पहले बताई हुई है। क्लियर है बात। अब क्या होता है, यहां पे जैसे ही लोन पेयर आया, लोन पेयर के आने से लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की क्या होगी, रिपल्शन स्टार्ट होगी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन स्टार्ट होगी, और जो ये रिपल्शन है बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज्यादा है। जैसे ही ये लोन पेयर आया, इसने क्या करना शुरू कर दिया, इन बॉन्ड्स को रिपेल करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल। जैसे ही इस लोन पेयर ने इन बॉन्ड्स को रिपेल किया, बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट से घट गया। क्यों, जैसे ही ये इसने क्या किया, रिपेल करना शुरू किया, ये बॉन्ड आपस में हल्के हल्के पास आ गए, और इनका बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट था वो उससे घट गया। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड हल्के हल्के पास आ गए, किसकी वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। यहां क्या एग्जिस्ट करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो गया, और शेप बदल गई। अब ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 107 डिग्री। ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 107 डिग्री हो जाता है। क्लियर है बात, 107 डिग्री हो जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, यहां देखो, अब इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 107 डिग्री। क्लियर। और शेप क्या बोलेंगे, इसकी शेप क्या बोलेंगे, शेप क्या होगी, शेप होगी
ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर? ट्राइगोनल प्लैनर नहीं, पिरामिडल, प्लैनर लिख दिया था मैंने गलती से, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी क्या होगी? शेप होगी और बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री। क्लियर है? ये थी NH3 की कहानी जिसके अंदर एक लोन पेयर था, 3 बॉन्ड पेयर थे, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां लिख देता हूं मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक लोन पेयर है, यहां इसके साथ लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। एक लोन पेयर था, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने थे बताना जरा, लोन पेयर कितने थे? एक। बॉन्ड पेयर कितने थे? 3। क्लियर है बात? अपनी नोटबुक में जल्दी से उतार लो, जबरदस्त शेप बता दी मैंने, जल्दी से उतारो, बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो इसकी मैं आपको शेप बताने वाला हूं वो है H2O, पानी। H2O, H2O की क्या बताने वाला हूं मैं आपको? शेप हाइब्रिडाइजेशन। H2O में क्या होता है? सेंट्रल एटम कौन सा है? जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम 1s2, 2s2 और क्या है? 2p4। कैसे अरेंज होगा ये? इधर देखना, थोड़ा सा अरेंजमेंट में इसलिए बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, फिर मेरे पास डीएम करते हो ऐसे कैसे होगा सर। अभी मैं आपको साथ के साथ यही बता रहा हूं, देखना इधर, 1 2 3 4। क्लियर है बात? अब क्या होगा? ये क्या है? S1s, ये 2s, ये क्या है? 2p। अब क्या होगा इसमें? ये सीधा ग्राउंड स्टेट है, ये कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। क्लियर है बात? ये ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेगा। किसकी? एक s और 3p, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। क्या करेगा? 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, p3 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज कर लेंगे। और किस हाइब्रिडाइजेशन दे देंगे? sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर देंगे। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो? 2s 2p, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 1। अब क्या होगा? s, एक s का ऑर्बिटल ये वाला और 3 p के ऑर्बिटल ये वाले आपस में क्या कर लेंगे? हाइब्रिडाइज कर लेंगे। हाइब्रिडाइज करके क्या बना लेंगे? sp3, एक s 3 p, एक s 3 p, sp3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 1 2 3 4, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं, होनी नहीं चाहिए। अब देखो कैसे अरेंज होते हैं ये sp3, कैसे अरेंज? sp3 की अरेंजमेंट क्या है? ये अरेंजमेंट है sp3 की। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज होते हैं। अब यहां पे देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स देखना आप, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हो? 2 के अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन में ये मान लूं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन में ये मान लूं, ये हो गए, मान लिए 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये मान लिए और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां मान लिए, कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जिसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड, 1 इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल के अंदर, वो क्या करेगा? वो ऑर्बिटल क्या करेगा? वो बना लेगा बॉन्ड विद हाइड्रोजन। क्या बना लिया? हाइड्रोजन के साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इसने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, ओवरलैप कर लिया। 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया और बॉन्ड बना लिया। 2 क्या बच गए? लोन पेयर। 2 क्या बच गए? लोन पेयर। 2 बच गए लोन पेयर। बात क्लियर है? 2 बच गए लोन पेयर और ये 2 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। जिसने क्या कर लिया? इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने H के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। इसलिए ये क्या हो गए? 2 हो गए ये वाले बॉन्ड पेयर, ये 2 हो गए लोन पेयर। अब ये कैसे अरेंज होंगे? अब देखना, असली कहानी यहीं शुरू है, यहां पे असली कहानी शुरू होती है। क्या? इधर देखना, ऑक्सीजन H
लोन पेयर। क्या ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? इसको मैं और अच्छे से दिखा देता हूं। क्लियर है? HHOO ये क्या हो गया? H2O। अब क्या होगा? दो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां कहीं भी लगी वहां का बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अगर सारे बॉन्ड पेयर है तो। अगर सारे बॉन्ड पेयर, यहां क्या हो गया? दो लोन पेयर आ गए और दो बॉन्ड पेयर आ गए। अब लोन पेयर का रिपल्शन भी होगा, ये रहा। लोन पेयर भी आपस में रिपेल करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी होगा और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? सबका क्या होगा? रिपल्शन होगा आपस में। वैसे तो अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर होता तो सिर्फ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता, जो कि बहुत कम था। बट यहां पे क्या होगा? लोन पेयर का रिपल्शन होगा, जो कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। लोन पेयर का रिपल्शन आपस में सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो यहाँ लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी है। ये रहा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। और क्या है? लोन पेयर का और लोन पेयर का आपस में रिपल्शन भी है। लोन पेयर विद बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर विद लोन पेयर, दोनों के दोनों रिपल्शन यहाँ पे हावी हैं। इसकी वजह से, इन रिपल्शंस की वजह से क्या होगा? ये लोन पेयर एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे। यहां भी ये भी रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और आपस में भी रिपेल करेंगे। इतनी ज्यादा रिपल्शन देखने के बाद, इतनी ज्यादा रिपल्शन होने के बाद होगा क्या? इतनी ज्यादा रिपल्शन देखने के बाद होगा क्या? इतनी ज्यादा रिपल्शन के बाद होगा क्या? बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस टू, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, ये इनको दूर दूर फेंकेंगे तो ये आपस में पास आएंगे, ये बॉन्ड आपस में पास आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन तो इनके बीच में भी है बट इससे कम है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और किसके बराबर हो जाएगा बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 104 डिग्री। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 104 डिग्री हो गया। क्या कोई समस्या इस बात में? लोन पेयर की रिपल्शन हो रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घट के 104 डिग्री हो गया। शेप क्या हुई यहां? व्हाट विल बी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल की शेप हुई बेंट शेप। बेंट शेप, या इसको आप कह सकते हो वी शेप। बेंट या वी शेप, मॉलिक्यूल इज इन बेंट शेप या वी शेप। क्लियर है? बॉन्ड एंगल 104 डिग्री, शेप होगी बेंट शेप या वी शेप। क्लियर है? वैसे sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है एंगल, यहां रिड्यूस हो गया रिपल्शंस की वजह से, जो हो गया 104 डिग्री। शेप होगी बेंट शेप या वी शेप। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर समझ में आई नोट करो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम देख रहे हैं वो है SF4 मॉलिक्यूल। SF4 मॉलिक्यूल देखना, यहां SF4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है? S इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बात क्या ये समझ में आई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर है बात? 3p4। अब क्या होगा? कैसे रेंज होगा? इनको तो छोड़ो, वैलेंस शेल को देखो, इनको देखो सिर्फ, कैसे रेंज होंगे? 1 and 2, 1 2 3 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? अब क्या होगा? यहां पे होगी एक्साइटेड स्टेट, यहां होगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट S के अंदर क्या होता है? जो S सल्फर है, सल्फर के अंदर क्या है? प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। सल्फर के अंदर क्या है? प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। सल्फर के अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आया क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में आया, ये दो के दो ऐसे ही रहेंगे और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, पहले तो यहां 4 थे, अब क्या होगा? 1 2 3, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप मार के
डी ऑर्बिटल के अंदर चला गया, जंप मार के किसके अंदर चला गया, डी ऑर्बिटल के अंदर चला गया। बात क्लियर है, डी ऑर्बिटल के अंदर चला गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस, इस एस के अंदर क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए पी के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन हो गया डी के अंदर। अब क्या होगा, ये सारे के सारे ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1 एस 3 पी 1 डी, 1 एस 3 पी 1 डी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 5। क्या लिखेंगे हम इसको, 5 sp3d, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनेंगे, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। s 3 p के और 1 d का क्या होगा, sp3d, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर है। अब ये कैसे अरेंज होंगे, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां बॉन्ड भी बनाने हैं मेरे को, 1 मिनट। इस शेप को यहां लिख दे रहा हूं मैं, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ज्योमेट्री। अगर पांचों के 5 क्या होते, बॉन्ड पेयर होते, तो क्या होता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। अब आप देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखना, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में कितने हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब 4 में 1-1 इलेक्ट्रॉन और 1 में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मानूं जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां है, क्लियर है, और बाकी चारों में 1-1, ये मैंने 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, भर दिया। अब क्या करेगा, जो ये 4 ऑर्बिटल है जिसके अंदर 1-1, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही है। अब जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बात। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, दिस विल ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ f। क्या करेगा, ये p ऑर्बिटल ऑफ f के साथ क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ये क्या है, ये है f ऑर्बिटल, f के p ऑर्बिटल, f फ्लोरीन के p ऑर्बिटल हैं, वो हैं ये समझ गए ना बात। क्या होगा, 4 जिसके अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन था, वो किसके साथ ओवरलैप कर गया, फ्लोरीन के p, फ्लोरीन के px कह लो, p कह लो, p ऑर्बिटल के साथ क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। उसके अंदर 1-1, जिसके अंदर फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के अंदर कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ दिस। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया और sp बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई। ये क्या बच गया, ये क्या है, ये चारों बॉन्ड पेयर है, ये क्या है, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। ये क्या बन गया, sf4 बन गया। इसके अंदर क्या है, 4 हैं बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर। अब आप यहां पे देखना, मैं इसको पहले ये वाला इधर इस साइड वाले को मिटा रहा हूं, आपको मैं अब 2 शेप दिखाऊंगा, देखना थोड़ा सा ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको यहां 2 शेप दिखाने वाला हूं, अब मैं आपको यहां 2 शेप दिखाने वाला हूं, इधर देखना, 2 शेप S ये है F, 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 F और लोन पेयर, क्लियर है बात। एक मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, एक शेप मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, इधर देखना, थोड़ा सा यहां मिसमैच हो गया, 1 मिनट रुकना,
मैं इसको थोड़ा सा इस साइड बना दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों शेप एक साथ दिख जाए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट चमक जाएगा। एफ और एफ, क्लियर है। एक तो शेप होगी ये, एक शेप क्या होगी, एक शेप होगी ये, एक शेप तो है ये, एक शेप है SF4 की ये। SF4 अब इस शेप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इस शेप में भी, दोनों के अंदर क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, इन दोनों में से किसी भी शेप में एग्जिस्ट कर सकता है। अब आप देखना, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, वो उस शेप में एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर, उसके अंदर कम से कम एनर्जी है। जिस शेप में कम से कम एनर्जी है वो मॉलिक्यूल उस शेप में एग्जिस्ट करेगा जहां उसकी रिपल्शन सबसे कम है, शेप सबसे स्टेबल है, एनर्जी सबसे कम है, वहीं एग्जिस्ट करेगा, वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप देखो इन दोनों में से रिपल्शंस किस में कम है, रिपल्शंस देखना कम किस में, यहां पे देखो, यहां पे पहले, सबसे पहले चलो यहां देख लो आप, यहां क्या है, इस लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन किसकी होती है, लोन पेयर की, और लोन पेयर की, फिर होती है लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। अब यहां पे देखना, लोन पेयर के साथ दूसरा लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर रिपल्शन तो खत्म, बची क्या, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। अब यहां देखना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कितना एंगल है। मैंने आपको जब ये शेप बताई थी तब आपको ये बताया था कि ये शेप कुछ इस तरीके से होती हैं, बताया था नहीं बताया था, याद आपको, ऐसे बताया था, तीन ये ऐसे, तीन बॉन्ड ये वाले तो एक प्लेन में होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और एक्सियल बॉन्ड ऐसे होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक्सियल बॉन्ड तो ऐसे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और तीन बॉन्ड प्लेन में। एक्सियल बॉन्ड SF4 में जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री में तीन बॉन्ड जो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, और दो एक्सियल बॉन्ड उसके प्रीपेंडिकुलर होते हैं। बताई थी ना बात, दो एक्सियल बॉन्ड प्रीपेंडिकुलर और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड एक प्लेन में। क्लियर है बात। अब आप देखो, जो इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड है इसके बीच का एंगल मैंने कितना बताया था, 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल बॉन्ड के आपस में एंगल कितना बताया था, 120 डिग्री। अब यहां देखो, यहां है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल है, किसी को भी लगाओ आप, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच कितना एंगल है, 120 डिग्री है। क्लियर है। यहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल है, यहां ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री होता है। एक्सियल पे है लोन पेयर और इक्वेटोरियल पे है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहां कितना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल कितना है यहां, 120 डिग्री। लोन पेयर बॉन्ड पेयर 120 डिग्री। तो रिपल्शन किस में कम होगी, आप ये बताओ मेरे को। अब आपको भी कुछ समझ आना चाहिए, आप बताओ। लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें 120 डिग्री है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर का 90 डिग्री। रिपल्शन ज्यादा किस में होगी, जिसमें एंगल कम होगा। एंगल कम होगा तो पास पास होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगी। तो इसके अंदर एंगल कम है, पास पास है, रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। रिपल्शन विल बी मोर, रिपल्शन विल बी मोर। बात समझ में आ रही है। और यहां क्या है, रिपल्शन क्या हो जाएगी, यहां लेस हो जाएगी, होगी तो यहां भी, बट इट विल बी लेस। यहां रिपल्शन हो जाएगी लेस, विल बी लेस। क्यों विल बी लेस, क्या कारण है लेस होने का, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल ज्यादा है। इसीलिए इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये स्टेप ज्यादा स्टेबल होगी। क्या होगी, ये जल्दी से नोट डाउन करो, रिपल्शन विल बी मोर, ये शेप ज्यादा स्टेबल होगी, विल बी मोर स्टेबल। ये क्या होगा, विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। अब आप ये बताना मेरे को बात, अब यहां से एक बात और बताना मेरे को। अब इसकी शेप बताओ मेरे को क्या होती है। एंगल तो आपको पता चल गया, ऐसे रेंज है, ये पता चल गया। एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रेंज है, दो बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल पे रेंज है, और दो SF बॉन्ड्स एक्सियल पे रेंज है, ये तो आपको पता चल गया। ये हो गया हमारी फाइनल शेप, इसको हमने कर दिया
रफा दफा खारिज। ये होगी हमारी फाइनल शेप। अब इस फाइनल शेप के अंदर आप मुझे ये बताना कि शेप क्या होगी, व्हाट विल बी द शेप, शेप क्या होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी। ये कुछ आपने एक झूला देखा होगा अपने बचपन में, आपने झूला भी होगा, दिख रहा है सीसो शेप, आपको लग रहा है सीसो शेप ऐसी होती है ना, सीसो ऐसे होता है, दो तो ऐसे डंडे होते हैं और उसके ऊपर एक डंडा कैसे होता है, एक डंडा ऐसे होता है, आपने देखी होगा सीसो, अपने बचपन में सबने देखा होगा। क्लियर है ना बात, ये देखो सीसो देखा ना आपने, ये सीसो लग रहा नहीं लग रहा, दो ऐसे ऐसे ही होता है सीसो, ऐसे होता है सीसो, ऐसे होता है ना, दो ऐसे अरे किए, तो यहाँ भी ऐसे ही है, ये देखो दो ऐसे बॉन्ड और एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, ऐसे ही लोन पेयर को हम उसमें नहीं गिनते, कहीं आपको ऐसा लग रहा है लोन पेयर, हम जो लोन पेयर है इसको अलग गिनते हैं, इसको अलग शेप हम देखते हैं ओनली ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर की होती है, लोन पेयर को अलग देखते हैं, मतलब लोन पेयर इज डिफरेंट एंड बॉन्ड पेयर आर डिफरेंट एंड द शेप इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर बॉन्ड पेयर। यहाँ देखो बॉन्ड पेयर कैसे हैं, सीसो है नहीं है, लग रहा नहीं लग रहा, ये देखो 1 2 3, ये क्या है, सीसो शेप है नहीं है, सीसो शेप है नहीं है, ये ऐसे ऐसे डंडा डंडा हिलता आपने झूला होगा, है ना, सीसो शेप है नहीं है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो ये कौन सी शेप है, दिस इज व्हाट सीसो शेप। क्या बोलेंगे इस शेप को, सी सा शेप। एक और नाम देते हैं इस शेप को, इस शेप को कहा जाता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, सीसो शेप, और इसको क्या कहते हैं, सीसो शेप और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। समझ में आ गई बात। ये कहानी थी SF4 की, जल्दी से कॉपी में उतारो, वो खारिज है उसको ये मत लिख लेना कहीं ये है, दिस इज, ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने रिजेक्ट कर दिया, दिस इज रिजेक्टेड, ऐसे नहीं रेंज होता, कहीं इसको लिख दो, ऐसे रेंज नहीं होता, अपनी कॉपी में ये बना के इस पे कांटे लगा दो, भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा, कहीं ऐसा दिख जाए तो इसको आप मान लो ये है, दिस इज द ओरिजिनल शेप, दिस इज द ओरिजिनल शेप, दिस इज द ओरिजिनल शेप। अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी से बना लो। क्लियर है बात। हेडिंग डालना इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं, मैं वैसे लिख गया, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ये देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ सेंट्रल एटम, किसकी है, सेंट्रल एटम। अब आप सपोज करो मॉलिक्यूल्स, अब आप देखना यहां से सिर्फ एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। H2O देखना, नीचे एग्जांपल देखना, H2O हमारे पास है H2O सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, H2S सेंट्रल एटम सल्फर, H2SE सेंट्रल एटम सेलेनियम, H2TE सेंट्रल एटम टेलुरियम। अब आप ये देखो ये क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सेंट्रल एटम्स जो हैं यहां पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये सारे के सारे सेंट्रल एटम्स हैं एक ग्रुप के, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्हीं के अंदर कंपेयर कर सकते हैं जो क्या हो, एक ही ग्रुप के मेंबर हो डाउन द ग्रुप। ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप सेम ही होती हैं लगभग। क्लियर है, या बढ़ते हैं घटते हैं, लीनियर सा इनका वेरिएशन होता है। अगर 2-3 अलग अलग ग्रुप के आप कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाते। क्लियर है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये क्या है, सेंट्रल एटम, दोनों सबके साथ H2 लगा हुआ है। अब H2O सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सेम टाइप ऑफ बेंट शेप होगी, सबके अंदर बेंट शेप होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, सबका स्ट्रक्चर H2O जैसा होगा, क्योंकि एक ग्रुप के जब आप एलिमेंट्स की बात करते हो वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है बात, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और सबके सब क्या होंगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब यहां बॉन्ड एंगल क्या देखा हमने, H2O का बॉन्ड एंगल कितना है, 104 डिग्री, H2S का बॉन्ड एंगल कितना है,
92.5 डिग्री। H2SC का कितना है 91 डिग्री और H2TE का कितना है 90.5 डिग्री। ये हमने बॉन्ड एंगल इनके देखे। बॉन्ड एंगल ये तो मैंने आपको बताया था अभी, ये बॉन्ड एंगल हमें एक्सपेरिमेंटली हमने देखे। क्लियर है बात। अब क्या होता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ अगर हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या देखा, बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेज। बॉन्ड एंगल ऑल्सो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीजेज। इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है वैसे वैसे क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। अब इसका कारण सुनना क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या करेगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने करीब रखेगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और लोन पेयर्स को भी, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने करीब रखेगा। अपने करीब रखेगा, इलेक्ट्रॉन करीब आए, इलेक्ट्रॉन करीब आए तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ गई। जैसे ही अपने पास ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के भी पास आएंगे। ऑक्सीजन के तो पास आएंगे ही आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, बट एक दूसरे के भी ज्यादा संपर्क में आने का चांस है। अगर ज्यादा चांस है तो वो एक दूसरे को रिपेल क्या करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे, ज्यादा जोर से धक्का देंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे। ज्यादा रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसीलिए बॉन्ड एंगल इसका 104। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, कम हुई, धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई क्या होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के, सेंट्रल एटम के इतने करीब नहीं होते जितने की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब नहीं होंगे तो रिपल्शन क्या होगी, उतनी रिपल्शन नहीं हो पाएगी, उतना जोर से धक्का नहीं दे पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आपस में। अगर धक्का नहीं दे पाएंगे तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब रहेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर धक्का दे नहीं पा रहे, लोन पेयर धक्का नहीं दे पा रहे तो बॉन्ड पेयर क्या होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जा रही है, लोन पेयर सेंट्रल एटम से दूर होते जा रहे हैं और रिपल्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर, रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पास होते हुए चले जाएंगे। क्लियर है बात आप लोगों को, क्लियर है बात, कोई समस्या, कोई समस्या। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। एक दो और एग्जांपल मैं साथ के साथ अभी दे देता हूं आपको, उनको भी देख लेना। यहां पे देखना, अगर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, हमने देख लिया सेंट्रल एटम का क्या इफेक्ट, अब देखेंगे सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड एंगल पे, सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब देखना एग्जांपल, PF3, PCl3, PBr3, PI3। क्लियर, ये चार कंपाउंड है। सेंट्रल एटम वही है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस। क्या बदल रहा है, सराउंडिंग एटम, यहाँ फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है। अब यहां क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, इधर देखना, हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिला 97 डिग्री, 100 डिग्री, 101.5 डिग्री और 102 डिग्री। ये देखने को हमें बॉन्ड एंगल, सेंट्रल एटम सेम है। अब क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग एटम है, जो यहां पे हमारा सराउंडिंग एटम है, जो सराउंडिंग एटम है, जो सराउंडिंग एटम है, इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ही है, ये एक हेलोजन की सीरीज है और कुछ भी नहीं है। जैसे फ्लोरीन से आयोडीन जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सबको पता है। बट बॉन्ड एंगल, यहां देखना, बॉन्ड एंगल में जादुई खेल हो गया। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वाह जी वाह, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। ये तो कम हो रहा था, ये इंक्रीज हो गया। ऐसा क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होगी बट बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ, इसके लिए क्या कहानी है, क्या एक्सप्लेनेशन ली साइंटिस्ट ने क्या बात कही, साइंटिस्ट ने बात कही। अब अगर फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में कंपाउंड बन रहा है तो होगा क्या, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेगा,
जाहिर सी बात है अपनी तरफ रखेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, जो आउटर सराउंडिंग एटम है वो अपने से इलेक्ट बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, दूर रखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सराउंडिंग एटम की तो वो अपने पास रखेगा बॉन्ड पेयर को। जैसे ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख पाएगा, अपने से थोड़ा थोड़ा दूर करना शुरू कर देगा। यहां तो उसके पास था इलेक्ट्रॉन, यहां जाते जाते क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम से दूर होता चला गया। जैसे ही सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन दूर होता हुआ चला गया, जैसे ही सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला गया, क्या हो गया, रिपल्शन क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो गई। यहां क्या था, यहां PF3 में क्या था, सराउंडिंग एटम क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के पास है, रिपल्शन क्या होगी, रिपल्शन, आप बताओ, रिपल्शन बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लोरीन के पास है तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंगल कम। जैसे ही दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, आयोडीन तक पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी कि बिल्कुल दूर है इलेक्ट्रॉन। अगर दूर है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं हो पाएगी और इसकी बजाय थोड़ा सा खुल जाएगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड थोड़े थोड़े और वाइडली प्लेस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन क्यों कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आयोडीन के पास हो गए, सराउंडिंग एटम के कम हो गए, मतलब सराउंडिंग एटम के कम पास हो गए। यहां तो बहुत पास थे सराउंडिंग एटम, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ज्यादा पास है इलेक्ट्रॉन, ज्यादा पास है, ज्यादा रिपल्शन तो 97 डिग्री, क्या बहुत क्लोज अरेंज होते हैं। यहाँ क्या है, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी गई, इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े से दूसरी साइड अरेंज होने लगे, अपने से दूर फेंक के इलेक्ट्रॉन दूर फेंक के तो क्या हो गया, रिपल्शन क्या होगी, रिपल्शन डिक्रीजेज एंड देयरफॉर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिक्रीजेज। ये पूरा का पूरा फंडा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आई? अगर आई तो सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। इतनी जबरदस्त बात मैंने बताई, सब्सक्राइब शेयर करने का काम आपका। क्लियर है बात, जल्दी से लिखो। आगे जो अगला कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हायर क्लासेस में जब आप जाओगे इस पे पूरा चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा चैप्टर आता है, केस स्टडीज आती है, जबरदस्त चीज है ये, जबरदस्त कंपाउंड्स बनते हैं। बट अभी के लिए आप सिर्फ हल्का सा पढ़ोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होगा क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, पहले इसकी कहानी सुना देता हूं आपको। होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने देखा है एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है। जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन, जैसे x और y के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और एक ये, या दो ये शेयर करता है, दो ये। इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग होती है। बट दिस इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होगा, इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से उठा करके इसको पूरा का पूरा दे देगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा दे देगा इसको। आप सोच रहे हो कि पूरा का पूरा दे देगा तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा? नहीं, आयनिक बॉन्ड नहीं बन जाएगा। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर, ऐसे नहीं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसने दिया, ऐसा नहीं होता। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और शेयर कौन कर रहे हैं, दोनों। x और y दोनों इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, और डोनेट कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, सिर्फ x। इलेक्ट्रॉन पेयर दे सिर्फ x रहा है और शेयर कौन कर रहा है, दोनों x भी और y भी। ऐसे बॉन्ड को, ऐसा बॉन्ड जिस बॉन्ड के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे और शेयर दोनों एटम करें, उस टाइप के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे और शेयर दोनों के दोनों करें। आयनिक बॉन्ड में तो पूरा ट्रांसफर हो जाता, बट आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा हक छोड़ देता है, एक एटम, और दूसरा एटम पूरा हक जमा लेता है। यहां क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगी तो शेयरिंग, बट दोनों शेयरिंग, मान लो x और y के बीच में ऐसे शेयरिंग थी, एक ये दे रहा था एक ये दे रहा था। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ही दे रहा है और ये कुछ भी नहीं दे रहा। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हम इसको शो करते हैं, ऐसे हो जाएगा ये बॉन्ड जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें तो होना क्या चाहिए था, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है एक ही दे रहा है, बट ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है और दूसरा एटम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन को लेके शेयर कर रहा है, उसको क्या कहते हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना जिसके अंदर एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए और एक ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया बट शेयर दोनों कर रहे हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक जल्दी से इसकी डेफिनेशन या थोड़े से पॉइंट्स। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का एक प्रकार होता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी बात क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड both the electrons are donated by one atom only। इस टाइप के बॉन्ड के अंदर, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो ये डोनेटेड है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है, जनरली क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जनरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक एटम दूसरे एटम के साथ, और क्या हो जाती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जनरली वो दोनों एटम एक लोन पेयर होता है। क्लियर है बात। अब यहां पे एक और बात है, आफ्टर इट इज फॉर्म्ड, जैसे ही ये बन जाता है, आफ्टर इट इज फॉर्म, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ही एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, फिर आप ये नहीं बता सकते कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक बार ये बॉन्ड बन गया, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये तो सिर्फ बनने से पहले ही हम कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, जैसे ही एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, वैसे ही डोनेट होते ही क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लगेगा। आप ये नहीं बता सकते उस बॉन्ड के बनने के बाद कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है या कोवेलेंट बॉन्ड बना है, आपको ये बताना असंभव है। इसलिए क्या लिखते हैं हम, आफ्टर इट इज फॉर्म्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट कर रहा है और इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो बोलते ही बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डेटिव या सेमी पोलर बॉन्ड। सेमी पोलर क्यों बोलते हैं, सेमी पोलर बोलने का कारण क्या है, डेटिव मतलब ये इसके होता तो कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर इसके अंदर है ही। क्यों, क्योंकि आयनिक करैक्टर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है, पूरा का पूरा डोनेट हो जाता है। ठीक है, डोनेट हो जाता है और उसको एक एटम उस पे से हक खो देता है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। यहां पे भी हो तो यही रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है दूसरे एटम को, बट शेयर वो भी साथ में अपना शेयर उसके अंदर रख रहा है। एक्स और वाई के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो एक्स के पास भी उसका शेयरिंग है और वाई के पास भी उसकी शेयरिंग है। बेशक दे सिर्फ एक्स रहा हो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, बट होती शेयरिंग है। फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई आयनिक बॉन्ड बन गया, एक ने अपना पूरा हक खो दिया, एक के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता। और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन एक ने दिया, बनता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। बॉन्ड तो कोवेलेंट बनता है, बट वो बॉन्ड कुछ ना कुछ पोलर करैक्टर का होता है, इसलिए उसको डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं। बनता तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जैसे मैंने आपको बताया, सेम, कोई फर्क नहीं है कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में बनने के बाद। बट अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा, एक ही एटम
बॉन्ड पेयर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलर करैक्टर आ जाएगा उस बॉन्ड के अंदर, इसलिए उसको डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड कहा जाता है। बात समझ में आई? होता कोवलेंट बॉन्ड ही है, क्यों? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, बस दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, हो तो शेयरिंग ही है बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, दोनों का उस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, हक बराबर का है। क्लियर है बात? ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां एक और बात लिख लेना, पहले तो इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं दो बात और लिखूंगा, यही लिख देता हूं दो बात। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा उसको कहेंगे डोनर। क्या कहेंगे उसको? डोनर एटम। डोनर जो दो इलेक्ट्रॉन देगा, विच गिव्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया डोनर। और क्या है? असेप्टर। डोनर और असेप्टर। असेप्टर क्या है? विच टेक्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेक्स। क्लियर है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फर्क था डोनर और असेप्टर। डेटिव बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको कहते हैं डोनर एटम, और जो दोनों लेता है उसको कहते हैं असेप्टर। ठीक है, ये है डोनर एटम, दिस इज असेप्टर एटम। अब इसको देखते हैं एग्जांपल के जरिए, जल्दी से नोट डाउन करो इस बात को। पहला एग्जांपल लेते हैं हम, क्या? स्टार से देख लो, एग्जांपल तो रहने दो, पहले देख लो बनता कैसे है। एन एग्जांपल लो आप NH3 का, NH3 के अंदर मैंने आपको भी पढ़ा के हटाऊं मैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्लियर है बात? अब ये बॉन्ड अगर बनाता है BF3 के साथ, इधर देखना, आप लोगों को पता नहीं होगा इस बात का, बट BF3 एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोरोन के अंदर क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इसके साथ शेयर हो गए, 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है बोरोन के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये सफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए BF3 को। BF3 में जो ये बोरोन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, 3 इसने कर लिए शेयर, 6 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और NH3 के अंदर N का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है, N का ऑक्टेट है कंप्लीट, और एक इसके पास बचा हुआ लोन पेयर। अब ये क्या कर लेगा? अब यहां पे कमाल की कहानी होगी, इधर देखना। अब ये लोन पेयर ये इसको कोऑर्डिनेट कर लेगा। डोनेट नहीं कह सकते हम पूरी तरह, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। कोऑर्डिनेट मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इसको पूरा कंप्लीट, ये N और B के बीच में क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन N ने दिए। समझ पा रहे हो बात? हुआ क्या? N और B के बीच इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसने क्या किया? इसने बोला कि लो मेरे पास एक लोन पेयर की एक्सेस है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं, मैं आपको दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, जब मेरे को जरूरत होगी मैं रख लूंगा, जब इसको जरूरत होगी, तेरे को जरूरत होगी तू रख लियो। इसलिए क्या कर रहा है? ये लो, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, और हम इनको क्या कर लेते हैं? आपस में शेयर कर लेते हैं। समझ रहे हो ना बात? तो कंट्रीब्यूशन वाली बात होगी कि भाई दोनों के दोनों, जैसे अगर पैसे बांटने आ जाते हैं हमारे आपस में, हम क्या कहते हैं? सारे पैसे 2 जने दे रहे हैं, बाकी 2 जने कुछ भी नहीं दे रहे। क्लियर ना बात? ऐसा ही है इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं N, नाइट्रोजन दे रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन, और बोरोन क्या कर रहा है? सिर्फ दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास शेयर कर रहा है। होगा क्या? कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरोन गिवन बाय ओनली नाइट्रोजन। इसलिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इस कंपाउंड को हम कैसे दर्शाएंगे? N H H H एरो से दर्शाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम, समझ गए? एरो से दर्शाते हैं B H H नहीं सॉरी F B F F और F। अब यहां देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और कंपाउंड भी फॉर्म हो गया। क्लियर है? इसका मेन रीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनने का
ऑक्टेट का कंप्लीट होना ही है। किसी के पास एक्सेस है तो वो दोनों पेयर खुद ही दे देता है इलेक्ट्रॉन के, और क्या कहता है चलो शेयर कर लेते हैं। मेरे पास दोनों हैं, तेरे पास एक भी नहीं है, मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या कर लेते हैं चलो हम शेयर कर लेते हैं। फिर भी तेरे पास नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी मैं दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ और हम क्या कर लेते हैं शेयरिंग कर लेते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बेसिक सी कहानी। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखो वीबीटी ने कैसे एक्सप्लेन किया। ये तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से एक्सप्लेन हो गया। ऑक्टेट रूल हर जगह नहीं चलता, बहुत जगह ऑक्टेट रूल वायलेट होगा। आगे आगे जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे ऑक्टेट रूल तो बच्चों का खेल लगा, ये होता ही नहीं कुछ। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, कुछ भी नहीं होता। क्लियर, अभी के लिए आपको लगता है ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया वगैरह वगैरह, फिर आपको लगेगा व्हाट इज ऑक्टेट रूल। अब देखना अब आप लोग देखना एन एच एच और एच और ये इलेक्ट्रॉन NH3, ये क्या है NH3। NH3 के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है आप बताओ। हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी NH3 के अंदर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, है या नहीं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं NH3 के अंदर, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने H के साथ बॉन्ड बना लिया, 1s ऑफ H के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर बचा हुआ रह गया। अब इसके पास आया हाइड्रोजन H पॉजिटिव, इसके पास आया H पॉजिटिव। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसने समझ लो वो एक इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। उसने क्या किया, वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था बचा खुचा उसने वो भी दे दिया और H पॉजिटिव बना लिया। H के पास एक इलेक्ट्रॉन था उसने वो भी दे दिया और H पॉजिटिव बना लिया। उसके पास अब कुछ नहीं है, वो खाली है। H पॉजिटिव मतलब खाली। अब क्या करेगा, H इसके पास आ गया, भाई मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉन दे। H आया NH3 के पास, बोला भाई तेरे पास लोन पेयर है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉन दे, शेयर कर मेरे साथ। तो N क्या करेगा, N बोलेगा मेरे पास चलो एक लोन पेयर है, मैं तेरे को ये लोन पेयर दे देता हूं, मैं देने का रिस्क उठाता हूं, और ये ले लोन पेयर और जा मौज कर। ये क्या किया इसने, लोन पेयर इसको दे दिया। ये लोन पेयर इसने इसको दे दिया, बोला भाई ले जा, और जब मेरे को जरूरत होगी मैं ले लूंगा, तेरे को जरूरत होगी तू ले ले, शेयर कर लेते हैं आपस में आप इस लोन पेयर को, क्योंकि तेरे को जरूरत है तो खाली है। H पॉजिटिव के पास कुछ भी नहीं है, खाली है। N के पास क्या लोन पेयर है, N बहुत अमीर आदमी है, N अमीर है, लिख लेना। और H पॉजिटिव तो गरीबी की रेखा क्रॉस कर चुका है, बिल्कुल गरीब है। क्लियर है। N ने अमीरी दिखाई और क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लिए। H ने क्या बोला, धन्यवाद तेरा, तूने मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। और क्या बन गया, क्या कंपाउंड बन गया, N H H H H। क्लियर है बात, ये बन गया, इस पे होल पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम आयन। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। N ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, डोनेट मतलब कोऑर्डिनेट कर दिया, शेयर कर दिया, किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ, और क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऐसे बनता है कोऑर्डिनेट। जल्दी से उतारो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप ये देखना, सेम कहानी H2O के साथ होती है, सेम कहानी H2O के साथ होती है, H2O। अब क्या होगा, H2O के पास क्या है, अब देखना, H2O भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, O, 2 इसके पास लोन पेयर हैं और 2 इसके पास बॉन्ड पेयर है H। इस लोन पेयर को मैं इसकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉन से दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 2 तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब H पॉजिटिव इसके पास भी आ गया, ये उससे भी ज्यादा अमीर, उसके पास तो एक लोन पेयर था, इसके पास 2 लोन पेयर, ये बहुत ज्यादा अमीरी की बिल्कुल हद पार कर रहा है, अंबानी है। क्लियर है ना, ये अंबानी है, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, भाई H पॉजिटिव इसके पास आ गया, बोला भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, मैं खाली हूं। अब क्या किया, O ने क्या किया, O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक लोन पेयर यहां से उठा के H पॉजिटिव को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से उठा के H पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, बोला भाई तू अपने, जब तेरे को जरूरत हो तू इस्तेमाल कर ले, मेरे को मैं इस्तेमाल कर लूंगा, और क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके पास क्या था,
sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। क्लियर है, दो के अंदर तो दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना लिया और दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर दो लोन पेयर प्रेजेंट थे। अब क्या किया, H का क्या है, H का 1s ऑर्बिटल है, VBT के हिसाब से बता रहा हूं, H का 1s ऑर्बिटल है हमारे पास, H का 1s ऑर्बिटल जो कि क्या है, खाली है। इसका क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ H2O एंड 1s एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव ओवरलैप टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ रहे हो बात, इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है और H पॉजिटिव के 1s ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि H पॉजिटिव है। तो क्या होगा, एम्प्टी 1s ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव ओवरलैप विद फुल्ली फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ H2O टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। समझ पा रहे हो, sp3 फुल्ली फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ H2O ओवरलैप विद एम्प्टी 1s ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन जाएगा, इधर देखना, OH ये बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोनियम आयन या H3O पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम। क्लियर है बात, ये था वाटर की कहानी। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको करवाई क्या, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको लोगों के लिए लेके आऊंगा डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, फजान्स रूल क्या होता है और MOT की स्टार्टिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। तब तक के लिए रिवाइज करना। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट हो वो आप पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। क्लियर है बात, या कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। क्लियर है, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, अपने नोटबुक्स में से इसको अच्छे से बनाइए और अपनी बुक्स में से क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू वेरी मच।